एक बात समझ में आ गई कि ना तो मानहानि का दावा बचता है लेकिन इनडायरेक्टली रेफरेंस। एक दवाई भी बनाता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी मेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विषय का प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूँ। मेरी दूसरी हैसियत है, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सागर ब्रांच का अध्यक्ष हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो काफ़ी दिन से बाबा रामदेव के टारगेट पर है, तो उस तारतम्य में मैं आज आपको एक फ्रेज एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक 3 शब्दों का समूह जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, आप कई दफ़े इस फ्रेज का इस्तेमाल होते देखते हुए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब मेरे इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हो तो डिफरेंट कैपेसिटी में। इसको ऐसे समझिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक दवाई भी बनाता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी मेरा सबकॉन्शियसली मेरा माइंड मुझे पुश करेगा कि मैं उस दवाई को ज्यादा लिखूं। तो दिस इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी मरीज के इलाज में मोटे तौर पर 4 पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। पहली पार्टी होता है खुद मरीज, दूसरी पार्टी होता है डॉक्टर जो दवाई लिखता है, परामर्शदाता, सलाहकार, कंसल्टेंट, तीसरी पार्टी रहता है मेडिकल स्टोर जहां मरीज पर्चा लेकर जाता है, और चौथी पार्टी होती है दवा निर्माता कंपनी। तो मैं यदि कोई दवाई लिख रहा हूं तो वो बाहर के किसी मेडिकल पर जाएगी जिसको सिप्ला, रेनबैक्सी, जीएसके, फाइजर, मैनकाइंड किसी कंपनी ने बनाया होगा, और मरीज वो दवाई मेडिकल स्टोर वाले से परचेज करेगा और अपने घर चला जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें बाबा रामदेव और पतंजलि के मामले में, तो मरीज एक पार्टी रहता है, लेकिन सलाह देने वाला डॉक्टर या परामर्शदाता, दवा विक्रेता और दवा निर्माता, ये तीनों बाबा जी स्वयं रहते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाता है और वो अंततोगत्वा मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी की बुराई करते हुए प्रतीत होते हैं। और हमारा ये है कि हिंदुस्तान में यदि कोई चीज़ नहीं बिक रही हो तो उसमें थोड़ा सा देशभक्ति और धर्म का तड़का लगा दो, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति और थोड़ा पेट्रियोटिक एलिमेंट डाल दो, तो वो चीज़ सदाबहार तरीके से बिकती है। ऐसा नहीं है, 2006 के पहले भी हिंदुस्तान में काफ़ी सारी आयुर्वेदिक कंपनियां दवाइयां बना रही थी आयुर्वेदिक की। हमारे पास उंझा फार्मेसी है जो 1894 से है, इवन 19th सेंचुरी की। 1917 से वैद्यनाथ फार्मेसी है, डावर है, झंडू है, हिमालय है। लेकिन इन्होंने कभी अपने प्रोडक्ट को चमत्कार की तरह नहीं बेचा। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रहे हैं और काफ़ी भरोसेमंद, हर लोकेलिटी में, हर हाउस होल्ड में काफ़ी रिलायबल नाम है। लेकिन 2006 में बाबा जी सडनली अपीयर होते हैं। बाबा जी की पूरी ट्रेनिंग हुई है योग में। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि योगिक क्रियाएं क्या होती हैं। योगिक क्रियाएं होती हैं आपके शरीर के विभिन्न आसन, जिसमें कि आयुर्वेदिक दवाइयों का बिल्कुल दखल नहीं होता है। लेकिन 2006 में बाबा जी पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना करते हैं और वो पतंजलि आयुर्वेद दवा बनाते बनाते, हर्बल प्रोडक्ट बनाते बनाते गेहूं, दाल, चावल, आटा, और शायद बीच में किसी ने जिक्र किया था कि जीन्स पैंट भी बनाने लगे हैं। तो कहने की बात है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाता है और 2006 से ही बाबा जी को लगा कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन जो कि पूरा एक मार्केट है उसको कैप्चर किया जा सकता है। बाबा जी ने बहुत सक्सेसफुली किया है। मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि मैनेजमेंट स्कूल में इसको पढ़ाया जा सकता है कि कैसे एक 8वीं पास इंसान इतने बड़ा बिजनेस एम्पायर का मालिक बन सकता है, उस देश के इलेक्शन, पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जनमानस का झुकाव इत्यादि को प्रभावित कर सकता है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि हम हिंदुस्तानी अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति से, भारतीयता से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बाबा जी ने क्या किया कि तर्क को, लॉजिक को किल करने के लिए इसको दिया कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, और यदि मामला नहीं जम रहा हो तो कहीं पे थोड़ी सी इसमें कॉन्स्पिरेसी का ट्रेस डाल दो, मतलब षड्यंत्र की। तो बाबा जी ने वो षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया विदेशी दवाई कंपनियों को। पूरी विदेशी नहीं, कुछ देशी दवाई कंपनी भी है,
और ये साबित करने की कोशिश की कि वो आपको केमिकल खिला रहे हैं। तो याद रखिए, पानी भी एक केमिकल है, ऑक्सीजन भी एक केमिकल है, हर चीज केमिकल है। लेकिन वो केमिकल शब्द का प्रयोग इस तरीके से किया गया जैसे कि टॉयलेट क्लीनर दे रहे हो और अंदर जाके आपकी वो आंतों को जलाने वाला हो। तो बहरहाल सत्यता, आयुर्वेद, धर्म, देशभक्ति, इनको सबको मिला के दवाइयाँ बेची जा रही हैं। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी को अधिकार है अपना माल बेचने का। लेकिन पहली चीज, दूसरे की बुराई मत करिए। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हिस्सा हूं और बाबा जी कई दफे मॉडर्न मेडिसिन को स्टूपिड साइंस बोल चुके हैं और इनफैक्ट आईएमए का नाम लेकर आरोप लगाते हैं। बाकायदा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाया था। तो बाबा जी को किसी भी तरीके से दूसरी पैथी वालों को नहीं डिस्करेज करना चाहिए और इनफैक्ट डिस्करेज करें तो करें, बदनाम नहीं करना चाहिए आप अपना प्रोडक्ट। दूसरा, जब आप किसी प्रोडक्ट को चमत्कार की तरह बेचते हो, यदि मैं आपका सिर दर्द कर रहा है, मैं आपको यदि एक 50 पैसे की पैरासीटामोल दूंगा, आपका आधा घंटे में सिर दर्द दूर हो जाएगा। उसके बदले में मैं आपको एक भभूत की पुड़िया दूंगा, वो आप खा लोगे और उसमें भी मैंने यदि पैरासीटामोल चूर के मिलाई हुई है तो आप उस मुझे पुड़िया के 1000 रुपए देने तैयार हो जाओगे, क्योंकि उसमें चमत्कार या समथिंग सुपर नेचुरल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, अपने तर्क को सबसे ऊपर रखिए। देश, संस्कृति, धर्म प्यार करने के लिए है, इलाज करने के लिए मेरे हिसाब से कम विज्ञान का सहारा लें। और यदि विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे, उन सभी पैथी का सहारा ले रहे हैं कि जिनका अभी एज ए ट्रीटमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर रहता है जो हर बीमारी में वो 1 या 2 किस्म की गोली आपको देना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डॉक्टर के वेरिएशन रहता है। कभी कोई एक मॉलिक्यूल को प्रेफर करता है, कभी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रेफर करता है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर पर ज़्यादातर मामले में कंसेंसस रहती है। इसका एक उदाहरण है हार्ट अटैक के मामलों को एस्पिरिन लेने देने का या लिपिड कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ लेने का। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बाबा जी अपना तरीका बदलेंगे और वो अपने तरीके से और हम मॉडर्न मेडिसिन अपने तरीके से मरीजों को बेहतर सर्व कर पाएंगे। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।